नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, ये किस तरह की हिमाकत है कि सनातनियों का जो पवित्र स्थल है राम मंदिर, वहां पर जाकर अयोध्या में एक शख्स शोपियां से आकर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। ये क्या है? ये कट्टरपंथी है और एक तरीके से हिमाकत है। यही अगर हरकत चीन में हुई होती या कहीं और भी होती, मैं दो तीन देश बता रहा हूं, इजराइल में हुई होती, तो अब तक इनका जो है दफन अब तक ही हो गए होते। हमारी शराफत का, भारत की उदारता का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और जब अपना सोना खोटा हो, जब अपने सिक्के खोटे हो, तो गैरों की बनाती है। एक बाबरी बना रहे हैं वहां पश्चिम बंगाल में, एक बाबरी डुप्लीकेट वहां और ट्रिप्लीकेट यहां बना रहे तेलंगाना में। और मुनीर को कह रहे हैं कि दावत दे रहे हैं कि सबसे पहले की जो नमाज है वो मुनीर अदा करेगा। उसको अपनी पतलून संभल नहीं रही है और वो नमाज अदा करने आ रहा है पश्चिम बंगाल में। इसी को कहते हैं शेख चिल्ली की उड़ान, शेख चिल्ली की उड़ान। लेकिन ये अहमद शेख 56 साल उम्र, शोपियां का रहने वाला, और इसको जो पकड़ा गया तो इसने जाके सीता रसोई के आसपास दक्षिण कोट की तरफ, इसने जैसे ही, संतोष की बात यह कि नमाज का अपना बिछाया जा नमाजी, वैसे सुरक्षा बलों ने धर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं काफी इनकी खातिर हो जानी चाहिए। अब इनकी खातिर हो जानी चाहिए थी, अब हुई कि नहीं हुई ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनकी ये उन्होंने ये हरकत की कि इनकी खातिर के साथ कि हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किए गए। और इतने बड़े आप नमाजी हैं तो जाकर के वहां पढ़िए जहां पे आपको इजाजत है, और जहां इजाजत नहीं है, जहां पर नमाज हराम है, वहां पर नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं थी। और अभी क्या, ये तो एक आपने को मैंने बात बताया अहमद शेख की। इसके अलावा एक और मौलाना है जो टीवी पे कहते हैं कि जब हमारा मौका आएगा, जब हमारी हुकूमत होगी, जब भी या 100 साल बाद या 200 साल बाद, हम वहां पे दोबारा बाबरी बनवाएंगे। दोबारा बाबरी नहीं बजाओगे, तुम्हारी कब्र बनेगी। इतना ही तो गारंटी हमसे लिखा के ले लो। जो ऐसे मंसूबे देख रहे हैं उनकी खुदेगी कब्रें। इस तरीके की बातें जो असंवैधानिक देशद्रोह की बातें होती है, मैं इसको देशद्रोह भी कह रहा हूं, उनके खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आपने बिल्कुल सही कहा, यह चिंता का विषय है। और वहां की सिक्योरिटी में अब होना चाहिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज, आधार कार्ड। आधार कार्ड यहां लेके जाइए और जरा से भी ऊंच नीच हो तो आप समझ जाइए कि ये आदमी संदिग्ध है, इसको करने बाहर वहीं पे। और किसी तरह की कोई चीज, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ले जाने की नहीं है। और अवांछनीय जगहों में तौलिया वौलिया कोई बिछाए या कोई कोशिश भी करे, उनकी खातिर तवज्जो करके वहीं जहां जगह है वहां पढ़िए जा करके। यहां इजाजत नहीं है पढ़ने की। हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारे लिए मक्का मदीना उससे भी ज्यादा पवित्र है। और यहां की अगर पवित्र करने की कोशिश की तो परिणाम भोगने को तैयार है। जागा हुआ भारत है। अब ये उदारता दिखाने का समय समाप्त हो चुका है। सर, 2 और साथी इसके पकड़े गए हैं, और अगर इसके साथ वहां पर अनहोनी हो जाती सर, वहां हिंदुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, हर रोज लाखों लोग आते हैं। अगर ये किसी के हत्थे चढ़ जाता, इसके साथ कुछ हो जाता, तो आज यही जमात चीख चीख कर कह रही होती लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई। मॉब लिंचिंग नहीं कहती और अभी भी कहेगी। अगर नमाज पढ़ दिया तो क्या गुनाह कर दिया, ये तो इबादत घर है। और जो भी जगह है वो इबादत घर, और चूंकि नमाज पढ़ दी इसलिए मस्जिद हो गई वो। इनकी तो जो चंडू खाने की जो बातें हो तो सुन करके आप स्तब्ध रह जाइएगा। और आपने सही कहा कि हमने देखा था किसी न्यूज रिपोर्ट में रिक्शा पकड़ा गया है, 2 शॉल वाले पकड़े गए। वैसे भी अब जो भी शॉल वॉल वाले उससे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऊपर जरा नजर रखने का वक्त आ गया है। क्योंकि इसके पहले भी एक तो कश्मीर में शोपिया आप याद करें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी जो डॉक्टर साहिबान प्रकट हुए थे, वो शोपिया के ही बड़े प्रबुद्ध वहां के डॉक्टर साहिबान थे, जिन्होंने वहां पे अल फलाह में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी तैयारियां की थी और सामान वगैरह इकट्ठा किया था। तो अंजू जी, ये तो वैसे भी ठीक है। जो अब नई सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए कि एक तो आधार कार्ड आप अपना सामने दिखाइए, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हो, और कहीं पे जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में फालतू हरकत, जैसे निरंतर जेब में हाथ डालना, कुछ टटोलना, कुछ टटोरना, या उसकी भाव भंगिमा संदिग्ध हो तो उसके आधार पर उनको निरुद्ध कर लेना चाहिए। और तीर्थ यात्री में आपने सही कहा, 1.5 लाख ये तीर्थ यात्री डेली जा रहा है। 1.5 लाख की कम संख्या नहीं है। यही हरकत जाकर के अगर मान लीजिए किसी हिंदू ने जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की थी जाकर के अगर मस्जिद में जाकर के, तब तक तो उसका अंग भंग हो गया होता, उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन यहां पर जो उदारता है इन भक्तों ने दिखाई, वाकई मैं उनके जज्बे को प्रणाम करता हूं। और उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया, वरना जाकर के उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि परिसर को अपवित्र करें। खैर, उनकी औकात नहीं कि अपवित्र करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस ने खातिर अच्छी की होगी, क्योंकि अयोध्या
और पुलिस विभाग अपनी आवभगत और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। सर ये इबादत नहीं हिमाकत है, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी सी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शोपियां से आया शख्स यहाँ पर कोई रैकी करने के लिए आया हो? क्योंकि आप याद कीजिए, आतंकवादियों के निशाने पर राम मंदिर रहता ही रहता है। आप क्या बात कर रही हैं? 2005-6 में वहां पर कनक भवन है और उसकी रेकी करते हुए 5 संदिग्ध पकड़े गए थे, नक्शा वक्शा बनाते हुए। ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पुरानी। और आज भी ये मान के चलिए रेकी कर सकते थे, रेकी किया ही होगा, और देख करके कैसे आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दुस्साहस हुआ था, वो सीधे 72 हूरों के पास पहुंचा दिया था एसटीएफ ने और सीआरपीएफ ने। और वही अगर अपनी मौत को किसी को दावत देना है, दुस्साहस किया और टिकट कटा 72 हूरों की रंग महल में तुम्हारा। सर शोपियां से कनेक्शन है इस शख्स का, जैसे कि आपने बताया, वो डॉक्टर उमर नबी जो आत्मघाती हमले में मारा गया था दिल्ली में, जो धमाका हुआ था वो भी वहीं से था। सारे के सारे तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के ज्यादातर डॉक्टरों के वहीं से जुड़े हुए थे सर। वहां के मुल्ला मौलवी भी पकड़े गए थे। तो आपको लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? क्योंकि अचानक से शोपियां के लोग उत्तर प्रदेश में क्यों नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव है, विशेष प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, विशेष जो है अश्रुधारा बह रही है प्रेम की। और क्यों ना हो, यहाँ योगी जी महाराज हैं, यहाँ पर भव्य राम मंदिर बन चुका है, यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वहां थोड़ी कह रहे हैं कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में होता है, ये हमारी अमानत है और जिसको नई जगह मिल रहा है वो हमारे यहाँ आ जाओ, हम बसा देगा और ग्रांट दे देंगे, जनता के धन पे टैक्स लेकर के हिंदुओं से टैक्स लेंगी और तुम्हें मालामाल करेंगी। ऐसे वातावरण तो यहाँ नहीं है, यहाँ सब बराबर है। लेकिन इसीलिए सबके मन में जलन है, और जो जो सनातन के दुश्मन है और जो जो भारत के दुश्मन है, उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 मोदी जी और नंबर 2 योगी जी। तो ये स्वाभाविक है कि यूपी से विशेष प्रेम और लगाव है, लेकिन उसके लिए यूपी पुलिस और पीएससी तैयार है, और जब भी दुस्साहस किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर अभी 1-2 दिन पहले योगी जी अयोध्या में ही थे, टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, ये 3 ऐसे पर्सनालिटीज हैं देश की, जिनको अपनी सुरक्षा के बारे में देश को भी, सुरक्षा एजेंसीज को भी और सबको बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। और उसके बारे में जो भी अथक प्रयास हो सकते हैं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा वो इंतजामात होने चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में हमने पिछले साल 1.5 साल में ये देखा है कि लव जिहाद गैंग हो, धर्मांतरण गैंग हो, सब के सब वहीं पर ही पल रहे हैं। अभी आप केजीएमयू का वो जो डॉक्टर रमीज था जो पकड़ा गया है, आप सोचिए उसके पिता की भी 4-4 हिंदू पत्नियां हैं सर, और उसके तार तो छांगुर के धर्मांतरण गैंग से जुड़ रहे हैं। अंजू जी, यूपी में आप ये कहें सिर्फ पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपी में हो, पूरे भारत में रहा है, पकड़े यूपी में जा रहे हैं। तो अपना निष्कर्ष हमारा ये होना चाहिए, यूपी में बिल से खोद खोद के लाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चूहे और सांप सर्वत्र हैं, लेकिन जो शिकारी अच्छा होता है वो इन चूहों को और इन जंगली सांपों को खींच करके बिलों से बाहर निकलता। वो यूपी में अभियान चल रहा है और पकड़े जा रहे हैं। छांगुर ऐसा 2 कौड़ी का टिकली चोर, 500 करोड़ से ऊपर की उसकी और उसके 1200 फुट सोल्जर जो लव जिहाद में करते थे। अब तो बात साफ हो गई है कि कतर ने बताते हैं $1 ट्रिलियन। फिर कतर ने कहा $1 ट्रिलियन नहीं, हमने सिर्फ $19 बिलियन दिया। तो 19 बिलियन कौन सा कम होता है? तो आप समझ लीजिए, अभी तक हम लोग कह रहे थे इसके पास 500 करोड़ कहां से आया होगा। अब आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में कतर अगर कह रहा है $19 बिलियन दिया, तो जेबें भरी है, पैसा समा नहीं रहा है, लेने वाला कोई हो। तो छांगुर ऐसे 2 कौड़ी के टिकली चोर चोट्टे, उन्हों को 500 करोड़, और जो लव जिहाद में कामयाब हो जाए फी लड़की 15 लाख। अब ये 2 कौड़ी का आदमी जिसका नाम है, पहले तो बाप के ऊपर आ जाए कि सलीमुद्दीन, 4 शादी, वही चारों शादी हिंदुओं में की, तो 60 लाख रुपए तो यहां से कमाए। और रमीज उद्दीन भी एक शादी ऑलमोस्ट करने वाला था या एक कर चुका था, तो एक तो 15 लाख की तो हुंडी भुना ली थी, दूसरी 15 लाख की। ये महिलाएं नहीं है, ये 15-15 लाख की हुंडियां हैं। ये तो वो है जो कतर वगैरह से जो पैसे आ रहे हैं। लेकिन अंजू जी आप ये देखिए कि आजकल तो 1 या 2 बच्चे होते हैं, एक बच्ची का हक मिलता है तो आधी संपत्ति की तो मालिक कम से कम वो हो ही जाएगी। और कानून जो इतने शातिर दिमाग का होगा, लड़ झगड़ करके इनहेरिटेंस में वो निकाल ही लेगा। करना धरना कुछ नहीं, हींग लगे ना फिटकरी, और इधर से 15 लाख और इधर से 1 आध करोड़। तो ये तो एक तरीके से जीवन लक्ष्य है इनका, लव जिहाद।
क्योंकि क्या कारण है? और कोई बिरादरी नहीं इतना जो है इंटरकास्ट मैरिज करती है। अच्छा, इंटरकास्ट करो, लेकिन आप में लड़का 99.9% एक बिरादरी का और लड़की भी जो है दूसरे संप्रदाय की 99%। अगर कहीं मिसमैच होता है भाई, 50-50% है तो वो समझ में आ जाता। लड़की 99% एक बिरादरी की, लड़का 99% एक बिरादरी का, और मिसमैच इतना जबरदस्त अगर है तो कुछ तो कारण है ही है। और किसी बिरादरी ने तो कोशिश नहीं की, दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि कतर का जो $19 बिलियन है वो इनको नहीं मिलेगा, वो केवल इन्हीं को, शांतिप्रिय लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से जो एनजीओ को पैसा है वो शांतिप्रिय लोगों को मिलेगा। और यही नहीं, भारत में नहीं, अगर लंदन में, इंग्लैंड में भी ग्रूमिंग गैंग है, वहां पर भी अगर 1200 केस ऐसे सामने आए हैं जो कि अभी तक उन्होंने कोशिश की थी कि ना आए, तो वहां भी कतर का पैसा, मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसा जाने का मतलब ही यही है कि वहां जाकर के आप अपने कमेंट्स पढ़िए, बड़े दिलचस्प कमेंट आते हैं और उन दिलचस्प कमेंट को मैं बड़ी बारीकी से देखता हूं। और मैं, जितनी तुम गाली देते हो, जितना ट्रोलिंग करते हो, मुझे मालूम पड़ता है कि जब प्रतिद्वंदी भुट्टे की तरह भुन रहा है, और वो भुन रहा है तो अंतर तृप्त का आभास होता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां तो दाढ़ी है ही नहीं, झाड़ ही झाड़ है। और इनके ऊपर अगर आपने ये कहा, जैसे छांगुर के ऊपर हम आ गए, छांगुर के 500 करोड़ के ऊपर उसने इनके साथ संपर्क में था। ये रमीज उद्दीन के बाप सलीम उद्दीन, ये वहां पर रहते थे। इन्होंने बताया 4 हिंदू लड़कियों से शादी की। आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, एक तो संभल नहीं पाती हैं, यहां 4-4, और चारों हिंदू, तो चारों हिंदू। औकात आपकी कुछ नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप, और 4 स्टेट से आपने शादी की और सभी हिंदुओं से की। और अपने सुपुत्र साहबजादे को इन्होंने भी, जो कलमुहा लड़का है रमीज उद्दीन, उसको भी कहा कि इसने बिजनेस मॉडल के तहत छांगुर की तरह 15 लाख फी लड़की के हिसाब से तुम लव जिहाद करो। आप देखिए, एक आदमी जो एमबीबीएस डिग्री है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है पैथोलॉजी में, आप ये बता दीजिए इतनी फुर्सत है कि इतने प्रेम संबंध बनाए। लेकिन ये थी कि जब आपको इसमें लॉटरी लगने की बात है, ये लव जिहाद नहीं, ये लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे हैं। और लॉटरी के टिकट जब खरीदे जा रहे हैं, तो पहली बीवी सलीमुद्दीन की थी वो खतीजा, जो पकड़ी भी गई है 5 तारीख को, 5 जनवरी को पकड़ी गए थे। ओरिजिनली ये सलीमुद्दीन निवासी है खटीमा, उत्तराखंड, नैनीताल का, ऊधम सिंह नगर का। और वहां से जब इसने भी क्लिनिक में बैठता था तो महिलाओं से अनाधिकार चेष्टा करता था, फ्लर्ट करता था, और उनको एक तरीके से हमवार करने की कोशिश करता था। और यही ट्रेनिंग इसने अपने नालायक औलाद को भी दी, रमीजुद्दीन को, और उसमें बहुत अच्छा हो गया। यानी एक तरीके से ये करते हैं ना कि बाप तो बाप और बेटा कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो ये उनसे भी 4 हाथ आगे कि इन्होंने भी पूरा वही काम किया जो इनके बाप ने किया। तो इन्होंने कहा कि देखो, जब क्लिनिक में महिलाएं आती हैं तो उनसे पेंगे बढ़ाओ, मीठी मीठी लच्छेदार बातें करो, कुछ इस तरीके की बातें करो, उनको फंसाने की कोशिश करो। तो सलीमुद्दीन तो कामयाब थे, 4 स्टेट्स की 4 महिलाएं इन्होंने अपने कब्जे में की और निकाह किया। बेटे ने भी यही उसका मोडस ऑपरेंडी था, क्लिनिक में और सहकर्मियों को बहला फुसला करके, और एक तरीके से उसने हमवार किया कि एक तो हिमाचल की थी पत्नी, एक उत्तराखंड की थी, एक दिल्ली की थी, और एक यहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। तो अगर ये 4 महिलाएं थी तो इस हिसाब से कैसे इन्होंने किया होगा कि एक होम्योपैथ डॉक्टर की ये औकात कैसे हो गई। लेकिन वहां पर अपनी क्लिनिक पे ये एक इनके ताल्लुकात और सामने आए। काजी जाहिद हसन राणा, ये एक मौलाना थे। अब काजी राणा, सलीम उद्दीन और रमीज उद्दीन, ये एक संगठित आपराधिक गिरोह की तरह ये क्रियाशील हो गए। इनका काम क्या था? पहली चीज तो कट्टरपना के वातावरण को फैलाना, लव जिहाद को स्ट्रक्चर देना और उसका रोड मैप तैयार करना। और उसका रोड मैप आप समझते हो जैसे ट्यूटोरियल होता है जी, ट्यूटोरियल होता है। जैसे आपको मैं कहूँ कि हलवा कैसे बनते हैं, हाँ गाजर का, तो गाजर आप अच्छी क्वालिटी के ले आइए, खोया ले आइए, चीनी ले आइए, मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं सुनता हूं। तो जैसे रेसिपी तैयार करते हैं तो उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, पूर्वाभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए लव जिहाद में कहते हैं कि जब महिलाएं आती हैं क्लिनिक में, तो क्लिनिक में उनसे तुम कैसे पेश आओ, क्या गजल सुनाओ, क्या शब्दों का इस्तेमाल करो, तुम्हारा टोन कैसा होना चाहिए। जैसे अगर ऊंची आवाज से बात करोगे तो वो गजल का लुत्फ नहीं आएगा, मोहब्बत का गोशा नहीं आएगा, रूमानियत
का पुट नहीं आएगा। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस होती है। पुराने जमाने के गाना था, बड़े मियाँ दीवाने तुम ऐसे न बनो, शायद ऐसा कोई गाना था। तो दीवाने कैसे बनते हैं कि स्टाइल से, उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, और इस तरीके का कोई गाना था। तो वो तब तो मुझे लगता था जैसे जोक वाला गाना था, लेकिन हकीकत ये है कि बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो। तो ये डॉक्टर साहब दीवाने कैसे बनते हैं, तो उसका पूरा प्रशिक्षण, रोड मैप, भाव भंगिमा, कॉस्मेटिक्स, फेशियल मेकओवर, तो इन चीजों की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जो मौलाना है, मैं समझता हूं कि इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। काजी जाहिद हसन राना पीलीभीत के ही हैं और ये ऑर्गेनाइज गैंग चलाते थे। तो सिर्फ सलीमुद्दीन और रमीजुद्दीन से काम नहीं चलेगा। आखिर जो प्रशिक्षण आप दे रहे थे कि कैसे इंस्नेयर करे, ट्यूटोरियल चला रहे थे तुम, उसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब रमीजुद्दीन की गिरफ्तारी, इनके ऊपर 50,000 का इनाम था। गिरफ्तार हुए हैं ये आपके यानी यस्टरडे, शुक्रवार यानी कल के दिन ये गिरफ्तार हुए हैं। और इनके यहां छापे पड़े थे 4 स्टेट्स में, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में। और इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो 3 घर। अब देखिए, 2 कौड़ी का डॉक्टर, 3 घरों पे इनके कुर्की की नोटिस चिपकाई गई थी। जैसे नोटिस चिपकी तो इश्क का भूत एकदम से काफूर हो गया। हाँ, उतर गया एकदम। इश्क नाजुक मिजाज है बहुत, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। जब अक्ल का बोझ नहीं उठा सकता है तो हंटर का बोझ कहां से उठाओगे तुम। जब थाने में आते तो इश्क का भूत सबका उतर जाता। रमीजुद्दीन और सलीमुद्दीन किस खेत की मूली है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एमडी पैथोलॉजी की एक स्टूडेंट थी, जिसने पीएस पुलिस स्टेशन चौक में लखनऊ में एफआईआर कराई। और उसने कहा कि हमारे ऊपर शादी का आश्वासन दिया, फिजिकल रिलेशन बनाए, फिर एबॉर्शन कराया और चाहता था कि धर्मांतरण हो जाए। आप समझ सकती हैं कि एक सट पैटर्न जो कि इस मौलाना ने इनके बाप को, इनको और इनके बाप ने रमीजुद्दीन को सिखाया। अब कहते हैं रमीज जब गिरफ्तार हुआ तो बहुत उसको पश्चाताप है। ये आप मुझसे लिखा लीजिए, पश्चाताप नाम की चीज ऐसे लोगों में, मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था, मैंने अपने को रिस्ट्रेन किया। ऐसे लोगों में पश्चाताप शरीफों में होता है, लुच्चे लफंगों में पश्चाताप नहीं होता है। कि एक बार अगर हारे तो दोबारा प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो, चौबारा प्रयास करो, अंत में तुम्हें रत्न अवश्य हासिल होगा। तो ये लोग, इनका जिंदगी का मंजिल मकसूद ही यही है कि इस तरीके की छोटी ऊंची हरकतें करके बच्चियों को वर्गलाएं और उनके साथ नाजायज हरकतें करें। और पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है सलीमुद्दीन की जो 4 शादी हिंदुओं से हुई थी, वो कहां कहां हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कैसे इसने वर्गला। आखिर हम भी तो समझे, मोडस ऑपरेंडी आपने देखा होगा, कहीं बम विस्फोट होता है तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं करते हैं, कि इस बम का मटेरियल कहां से आया, फ्यूज कहां से आया, इसकी चार्ज कैसे हुआ, इसको लगाया कैसे। इसी तरीके से लव जिहाद अगर एक अपराध है तो उस अपराध में क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या तौर तरीके हैं, ये भी जानना पुलिस का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और होना चाहिए। और इसके ऊपर एक श्वेत पत्र और एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दिया जाना चाहिए और बच्चियों के हर स्कूल कॉलेज में दिखाना चाहिए। जब कोई इस तरीके की प्रलोभन भरी बातें, रूमानियत, मोहब्बत और इश्क की और हुस्न की ज्यादा बात करे तो उसके मारिए पीठ पे 1 लात कस के और दे दीजिए धक्का गटर में। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे, पीठ पे मारिए 2 लात। और लड़कियों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लड़कों को तो खैर सबक थाने वाले देंगे, उसके लिए तो पुलिस ही काफी है। और 31 तारीख को ये बच्ची, यानी कि नए साल के दिन, एक दिन पहले ये बच्ची योगी जी महाराज से मिली थी। मीटिंग सीक्रेट थी। योगी जी ने बहुत कड़े इंस्ट्रक्शंस दिए कि इनका बड़ा कायदे से इलाज किया जाए और इलाज हुआ भी। योगी जी का आभार कि उन्होंने इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इनका इलाज करवाया। 7 सदस्यीय समिति बनी हुई है। मुझे बताया गया है कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सार्वजनिक नमाज का भी अड्डा बना दिया था उसके ऊपर भी जांच चल रही है। लेकिन मुझे यही बताया गया कि जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है, एचओडी है, जिसके ऊपर आरोप है, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा, वो भी इन 7 सदस्यों में है। मैं इसका पता लगाऊंगा, लेकिन अगर वो है तो मुझे कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर जो प्रमुख आरोपी उन 7 सदस्यों में से एक है और वो जांच करता है तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन ये योगी जी का शासन है, अगर होगा तो इसके बारे में जनता नहीं छोड़ेगी। आपने सुना होगा आज अपर्णा यादव, महिला आयोग उत्तर प्रदेश की वाइस चेयरमैन, उसने जाकर के जो ऊधम किया, तो जनता का बड़ा अपार सहयोग है अपर्णा को। और चूंकि जनता का सहयोग, जनता में बहुत आक्रोश, तन बदन में जनता की आग लगी हुई है। लेकिन अपर्णा यादव को मैं बधाई दूंगा, कम से कम उसने इशू तो उठाया, जिससे, और पुरजोर तरीके से उठाए, महिला होते हुए भी और सनातनी होते हुए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इस पूरे मामले की तह तक जाना ज़रूर है। उसके बाप ने जो 4-4 शादियाँ की, किन हालात में हुई, फर्ज़ी तरीके से हुई, कैसे काज़ी ने क्या भूमिका निभाई, फर्ज़ी दस्तावेज़ तैयार किए गए, इन सब की तहकीकात होनी चाहिए और ये तो हमेशा के लिए जेल में सड़ने चाहिए जैसे कि छांगुर अंदर बैठा हुआ है। लेकिन सर, बड़े अजीब बात है कि जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे केजीएमयू हो, अल फलाह हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन सब जगहों पर किस तरह की हरकतें होती रही हैं हिंदुओं के साथ। उसमें एक और मामला आया ना, एक प्रोफेसर है एएमयू की, वो कह रही है 27 साल से उसका जो डीन है जो कि मुस्लिम है, वो उसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा था, कैसे उस हैरेसमेंट की गई उसके साथ। तो ये क्या है सर, इन सबका तो इलाज पक्के तौर पर होना चाहिए। मैं समझता हूं उसके लिए आपको अलग से इलाज के बारे में और आपके उत्कृष्ट चैनल से मैं इसको देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। एएमयू के बारे में यदा कदा शिकायतें आती रही हैं और वहां पर इस तरीके का यौन शोषण से लेकर के मानसिक तनाव पैदा करना और उत्पीड़न करना यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं सबके लिए कहता हूं, अगर किसी बच्ची या किसी पुरुष को धार्मिक आधार के ऊपर या अन्य तरीके से अगर शोषण होता है तो शासन प्रशासन को चाहिए कि एक गोपनीय अपने एक ईमेल आईडी दे दे, एक फोन नंबर दे दे और सारी सूचनाएं गोपनीय रखते हुए बिना नाम खोले कंप्लेंट्स इनवाइट करें। कंप्लेंट्स पहला काम है, इलेक्ट्रॉनिकली और ईमेल पे कंप्लेंट्स इनवाइट करें और उसके बाद महिला पुलिस ऑफिसर जाकर के, जैसा उत्तराखंड के डीजीपी ने किया था कि जाके महिला कॉलेज में जाकर के बच्चियों से अलग 1-to-1 बात करें कि तुम्हारे साथ कोई यौन शोषण, कोई फप्ती, इसी तरह का कोई एक तरीके से अनाधिकार चेष्टा अगर हो रही है तो मुझको बताओ और उससे बहुत प्रभावी कार्रवाई हो। तो पहले तो जाए, लेकिन मैंने तो आज तक सुना नहीं कि किसी कॉलेज में जाकर के ये कार्रवाई होती हो जहां इच्छा शक्ति हो। तो इसीलिए मैं आपके चैनल से ये परामर्श देना चाहूंगा, हर जगह जाकर के एक लेटर बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स रख दें कि जो कहना नहीं चाहते हैं कंप्लेंट बॉक्स में बिना नाम डाले केवल अपनी शिकायत दर्ज कर दें। ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है और हम यहां पर बैठे हैं 1-to-1 बात करनी, जहां सीसीटीवी नहीं, आकर अपनी बात कहो, किसी का नाम खोला नहीं जाएगा। अब कार्रवाई प्रभावी होगी, हंटर की चोट ऐसी पड़ेगी खाल उतर जाएगी। बिल्कुल सर, ये करना पड़ेगा तभी, क्योंकि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ ये सब कुछ हो रहा है जिन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ क्यों पढ़ाने आती हो, बीएचयू में चली जाओ, तो बाकी लोगों के साथ भी होता होगा। लेकिन डर के मारे या नौकरी चली जाएगी सर, या कोई उनकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पुलिस वाले सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, इस तरह का डर महिलाओं में रहता है, इसलिए खुलकर वो नहीं बोल पाती हैं। आप याद कीजिए, छांगुर के मामले में ऐसे पुलिस अधिकारियों के नाम भी आए थे जिनके पास लड़कियों के परिवार वाले शिकायत लेकर गए तो उन्होंने शिकायत दर्ज ही नहीं की। तो इन सबको भी देखना पड़ेगा ना, इस पहलू को भी एड्रेस करना पड़ेगा। जब आपने एक बात कही है तो उसके जरा विस्तार में जरा चले जाएं। बच्ची बेचारी, उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे मुंह में जबान होती 32 दांत के बीच में। घर वालों से 99% सहयोग नहीं मिलेगा, वो कहेंगे बदनामी होगी। थाने जाएंगे, आपने खुद स्पष्ट किया, थाने वाले का जो असंवेदनशील व्यवहार और कृत्य रहता है उसके ऊपर प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, वो सर्वविदित है। नंबर 3, पुलिसकर्मी और जो विवेचक और समाज होता है कि कौन बरैये के छत्ते में हाथ डाले। लेकिन वक्त आ गया है कि बरैये के छत्ते को समूल नष्ट करने का, नीचे नीम का और मिर्ची के धुने लगाइए और बरैये के छत्ते को कीजिए नेस्तनाबूद। क्योंकि बरैये के छत्ते में जिस दिन अगर किसी न किसी को कभी न कभी तो हाथ डालना है, और कम से कम तमाम लोग ऐसे तैयार बैठे हैं जो बरैये के छत्ते को नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल बेकरार। क्योंकि अब पाप का घड़ा नाक से ऊपर आ चुका है। अब इनका जो है अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है और सबसे पहले शुरुआत वहां कीजिए जहां से सर्वाधिक शिकायतें आ रही। ये जो नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गया था राम मंदिर में, ये भी बहुत सारे राज उगलेगा सर, क्योंकि माघ मेला चल रहा है। आप देखिए उत्तराखंड में बड़ी जल्दी अर्ध महाकुंभ शुरू होने वाला है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश तो रही होगी। ऐसे कोई उठकर राम मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों करेगा सर? आपने सही कहा, लेकिन जैसे सत्यनारायण कथा के बाद कई प्रसाद होते हैं, एक हजरत पकड़े गए नमाज अदा करने के, वो खाक नमाजी हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत शरारतपूर्ण था। तो सबसे पहले तो एमआरआई और सीटी स्कैन हो। जैसे सत्यनारायण की कथा में सबसे पहले आपको गंगा जल और तुलसी दल मिलता है, प्रसाद नंबर 1। उसके बाद जितनी बातें खुलासा होती है तो उसके बाद इनको पहले तो दीजिए सब्सटेंटिव ऑफेंसेस में, वो हो गए पंजीरी और बताशा। और उसके बाद होता है जो मुख्य चरणामृत होता है जिसमें दही और गंगा जल और मेवे होते हैं। उसके बाद इनको कीजिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, जेल में, जिससे कि कम से कम 10 साल वहां पे बता तन्हाई में
और खूब नमाज अदा करें जेल की सलाख के पीछे, वहां पूरा मौका है, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम तो होगा नहीं, फिर दिन भर सुबह शाम जो है तुम नमाज ही अदा करो, तो इसका इंतजाम वहां हो जाना चाहिए। और एक गहराई से पूछताछ जो भी जरूरी है कि कुंभ मेला चल रहा है, आपका ये कहना कि आखिर यूपी में पकड़े जा रहे हैं, योगी जी के प्रशासन ने उनकी गिरफ्त करके उनके गले को जो आतताई है सनातन और राष्ट्र विरोधी तत्व में गला दबा करके उनके एक तरीके से इंटेस्टाइन्स में हाथ डाल करके जो है तथ्य और सच्चाई निकाली जा रही है। ये और किसी स्टेट ने अब तक ये साहस नहीं दिखाया है, ये प्रशासनिक क्षमता नहीं दिखाई है, ये योगी जी ने ही दिखाई है। तो सरकार को, योगी जी को साधुवाद और बधाई कि और ज्यादा सख्ती के साथ पेश आए, क्योंकि इनके पास से सूचना की सोने की खान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, शोपियां से तार जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस से ही पता किया जाएगा कि ये कौन है, क्या है, किस मकसद से यहाँ पर आए थे। माघ मेला चल रहा है, उस दौरान भी क्या कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं, ये सारी जानकारी भी मिलेगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यूपी है, इसलिए यहाँ पर तुरंत पकड़ाई हो रही है और तुरंत सजा भी मिल रही है, तो ये इन सबके लिए एक नजीर है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः हम लोग बैठेंगे और किसी महत्वपूर्ण संवाद पर हम लोग चर्चा करेंगे। पुनः जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।